हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक नॉलेज। एनसीईआरटी वीडियो सीरीज के कड़ी में आज हम देखेंगे क्लास 6 के चैप्टर 2। क्लास 6 का चैप्टर 2, जैसा कि क्लास 6 का चैप्टर 1 हमने डिस्कस कर लिया है, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वीडियो देख लें। सेकेंड चैप्टर है आखिर तक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। आपको पता होना चाहिए कि शीर्षक से उस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। इसमें दिया गया आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, हम उस कालखंड की जानकारी लेंगे इस चैप्टर में जब मानव आखिर तक खाद्य संग्राहक थे, और उस काल तक की जानकारी लेंगे जब मानव ने भोजन उत्पादन करने की जानकारी सीख ली थी। तो यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूँ तो ये कक्षा 6 का चैप्टर है। आपको लगता होगा कि इसमें क्या सीखने के लिए मिलेगा, पर आप ये इस वीडियो को पूरा देखिए। अंत में आप यह रियलाइज़ करेंगे कि आपको इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर तक खाद्य संग्रह क्या है। आखिर तक का अर्थ होता है शिकारी, जो शिकार करके अपना भोजन को संग्रह करता है, जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे आखिर तक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले आखिर तक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के अनुसार इनको यह नाम दिया गया है। जैसे कि हमने बताया कि आखिर तक खाद्य संग्राहक है, इसमें आखिर तक का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करके अपने भोजन का संग्रह करता हो। दूसरा है पूरा स्थल। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। पूरा स्थल जहाँ पे पुरातत्व के सामान हमें प्राप्त होती है उसे पूरा स्थल कहा जाता है। जो प्राचीन काल में प्रयोग में लाई जाती थी वैसी वस्तुएं, जैसे औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष जहाँ मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहा जाता है। तो चलिए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। हमने दो बेसिक टर्म को जाना, आखिर तक खाद्य संग्रह और पूरा स्थल। इसमें हम आखिर तक खाद्य संग्राहक से यानी कि पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल से देखेंगे, और भोजन उत्पादन तक की विधि। यूं तो कृषि का पूर्ण रूपेण विकास नवपाषाण काल में हुआ, मगर इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल से ही हो गई थी। तो इस चैप्टर में हम पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरा पाषाण काल से। पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के अवशेष के आधार पर पुरातत्वविद और इतिहासकारों द्वारा मानव के प्रारंभिक इतिहास कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे पाषाण काल कहा गया है। पाषाण काल 3 कालखंडों में बांटा गया है, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे। पूरा पाषाण काल, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। सबसे पहले जो कालखंड आया उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। जैसा कि हमने इसके पहले चैप्टर में बताया था कि 2000 को आरंभिक बिंदु मान करके कक्षा 6 के सभी चैप्टरों में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे 12,000 साल पहले का जिक्र है, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये 10,000 ईसा पूर्व को दर्शा रहा है। यानी कि 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यह कालखंड तो काफी बड़ा है, इसलिए इस कालखंड को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से
पूरा पाषाण काल से रिलेटेड कौन कौन से स्थल है, इसे जानना सबसे महत्वपूर्ण है। पूरा पाषाण काल से रिलेटेड कौन कौन से स्थल है, वहाँ किस किस चीज़ों की प्राप्ति हुई, इसे जानना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कक्षा 6 के आधार पर देखेंगे कि पूरा पाषाण काल से रिलेटेड कौन कौन से स्थल है। जो कक्षा 6 के पुस्तक में नहीं दी गई है और इम्पोर्टेंट है, उसे भी हमने ऐड कर लिया, उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा पाषाण काल से रिलेटेड पूरा स्थल को। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है भीमबेटका। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में मैप को देख पा रहे हैं, भीम, तो आपको भीमबेटका नजर आ रहा होगा। ये रहा भीमबेटका। ये किस स्टेट में है? ये मध्य प्रदेश में है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल से रिलेटेड स्थल भीमबेटका किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। यह रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन में है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन में है भीमबेटका। यहाँ से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई है, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। यहाँ से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, भीमबेटका का फोटो साइड में लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ चित्रें बनाई गई हैं दीवार पर भीमबेटका की गुफाओं पर। ये मध्य प्रदेश, रायसेन के मध्य प्रदेश में यह पूरा पाषाण काल का पूरा स्थल है। यहाँ से हमें अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई है। तो चलिए देखते हैं दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पूरा स्थल, जो कि पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। तो देखिए, हम दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुरनूल गुफाएं नजर आ रही होंगी। ये कुरनूल गुफाएं किस काल से रिलेटेड है? तो पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मिलने से हम क्या जान पाए कि पूरा पाषाण काल के दौरान आग का आविष्कार हो चुका था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के दौरान हो चुका था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के दौरान हो चुका था। पूरा पाषाण काल के मानव ने आग की खोज कर ली थी। कुरनूल गुफाएं, जहां से राख के अवशेष मिले हैं, इसके आधार पर हम ये पता कर पाए कि पूरा पाषाण काल के दौरान आग का आविष्कार हो गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुरनूल गुफा किस स्टेट में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैप से आप अंदाजा लगा चुके होंगे अभी तक कि ये आंध्र प्रदेश में है। किस स्टेट में है? कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में है। तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पूरा पाषाणिक स्थल है जिसके बारे में हमने जानकारी दिया। तीसरा ठीक इसी के नजदीक आपको स्क्रीन में अभी दिख ही रहा होगा, ये पूरा स्थल है हुंसगी। ये पूरा पाषाणिक काल से रिलेटेड पूरा स्थल है। इस स्थान से पूरा पाषाण युग के कई पूरा स्थल मिले हैं। यहाँ पर अधिकांश औजार चूना पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ पर अधिकांश औजार चूना पत्थर के बनाए जाते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि पाषाण काल के दौरान औजार पत्थरों से बनाए जाते थे। हुंसगी में पत्थर जो मिले हैं वो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये किस स्टेट्स में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कर्नाटक में है। किस स्टेट में है? ये कर्नाटक में है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। हुंसगी जो पूरा पाषाण काल से रिलेटेड पूरा स्थल है, ये कर्नाटक में है। यहाँ जो औजार प्रयोग किए जाते थे वो चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो हमने 3 पूरा स्थल के बारे में पढ़ा। एक पूरा स्थल है जो इसका जिक्र इस मैप में नहीं किया गया पर काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। पटने, यह महाराष्ट्र में है। किस स्टेट में है? यह महाराष्ट्र में है। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। जो पटने स्थल है महाराष्ट्र में पूरा पाषाणिक स्थल है, यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इस आधार पर यह माना जाता है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। इसके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। जो
शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष हैं, उसके कुछ छिलकों में चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके बनाए जाते थे। इन अंडों से क्या बनाए जाते थे? मनके। यहाँ पे मनके आया। मनके क्या है? जो ज्वेलरी के सामान बनाए जाते थे उसको मनके कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। साज सजावट के जो सामान बनाए जाते थे उसको मनके कहा जाता था। तो जो शुतुरमुर्ग के अंडे होते थे उसके ऊपर चित्रांकन मिले हैं, उससे मनके बनाए जाते थे। पटने स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। ये कौन स्टेट में है? ये महाराष्ट्र में है। जैसा कि अभी हमने पूरा पाषाण काल के बारे में जाना और उसके रिलेटेड महत्वपूर्ण पूरा स्थल को भी देखा, आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण युग, इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के कालखंड को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। यहाँ पे 12,000 साल पहले अगर इसको देखा जाए तो ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व के दौरान होगा। तो इस कालखंड के बीच को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इस काल के दौरान औजारें छोटे होने लगी। आमतौर पर औजारें छोटे होने लगे, जिसे माइक्रोकोलिथ कहा जाता है। ये जो इन औजारों को माइक्रोकोलिथ कहा जाता है, यानी कि लघु पाषाण। माइक्रोकोलिथ यानी कि लघु पाषाण। इस काल के दौरान औजार आमतौर पर छोटे होने लगे, जिसे माइक्रोकोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों से हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। जो अवशेष मिलते हैं, जो मध्य पाषाण काल से रिलेटेड पूरा स्थल में जो अवशेष मिलते हैं, उसमें हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ इस काल के दौरान भी पूरा पाषाण युग के औजार प्रयोग में लाए जा रहे थे। उनका प्रयोग रुक नहीं गया था, उनका भी प्रयोग होता रह रहा था। साथ में बहुत सारे छोटे छोटे औजार भी मिले। इसका मतलब कि औजार छोटे हो गए, पर पूरा पाषाण काल के भी औजार प्रयोग में लाए जा रहे थे। एक तथ्य है जो कि 12,000 साल पहले हमें पर्यावरणीय बदलाव के साक्ष्य मिलते हैं। क्या हुआ था? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आया था। दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आया था। गर्मी बढ़ने लगी थी, दुनिया में गर्मी बढ़ने लगी थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि इससे घास वाले मैदान बढ़ने लगे। जब पर्यावरणीय बदलाव के साक्ष्य हमें 12,000 साल पहले यानी 10,000 ईसा पूर्व के दौरान मिलते हैं, उसके बाद मिलते हैं कि दुनिया के जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला। गर्मी बढ़ने लगी, जिससे कि घास खाकर जिंदा रहने वाले जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। इस जैसे कि हिरन, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, ये भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। इस प्रकार लोगों की प्रवृत्ति में जागरूकता आई कि वो इन जानवरों को पालतू बना सकते हैं। इसी प्रकार वो इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जैसे पर्यावरण बदलाव हुआ तो गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे और धीरे धीरे लोग सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कैसे उगते हैं और कब पककर तैयार होता है। इस प्रकार लोग कृषक बन गए होंगे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। जो लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ऐसा नहीं है कि सब जगह एक साथ ही बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया था। कहीं इसका शुरुआत मध्य पाषाण काल के दौरान ही हो गया था, तो कहीं कहीं इसका नवपाषाण काल के दौरान हुआ था। करीब 12,000 साल पहले यह प्रक्रिया शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है।
जो आज हम भोजन करते हैं, जो वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। तो आपको पता होना चाहिए कि कृषि के लिए जो सबसे पहले अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है वह गेहूं है। इसके बाद जौ का नंबर आता है। जो सबसे पहले कृषि के लिए अपनाई गई थी फसल वो क्या है, गेहूं, और उसके बाद जौ आता है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले कौन सा जानवर पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता। कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर है। अगला है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। 10,000 साल पहले का जिक्र किया गया है, तो ये क्या होगा, 8,000 ईसा पूर्व होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु 2000 ईस्वी को माना गया है, इसलिए इसमें 2000 माइनस करेंगे तो 8,000 ईसा पूर्व। मतलब कि है कि 8,000 ईसा पूर्व से नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत इसी काल के दौरान हुई। स्थायी निवास की शुरुआत भी इसी काल के दौरान होती है। तो इस चैप्टर में यहीं तक की जानकारी दी गई है। नवपाषाण युग के बारे में डिटेल से हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर का वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।